हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी सेकंड वीडियो में रिलेशंस पर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी। उसमें मैंने आपको इंट्रो दिया था दरअसल, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया था, और उसी के बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं यहाँ पर, जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। और यही पैटर्न अब रहेगा हमारे वीडियो लेक्चर्स का, जिसमें हम लोग पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक का आपको इंट्रो देंगे, इसके बाद में उस पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और ये भी पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन उस पर आने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है x/3 प्लस में 1 और बाय -2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3, यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करके बताया और बोला गया है कि दोनों इक्वल हैं, और बोला है कि अब इसमें x और y की वैल्यू आप बताइए। तो ये x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें तो पता है, सिंपल सी बात है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल कंपेयर कर देते हैं। सिंस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ordered pairs are equal, then what, x/3 plus 1 should be equal to 5/3 and by -2/3 should be equal to 1/3, ये होना चाहिए। और 1 को हम लोग उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास में x/3 इज इक्वल टू 5/3 -1 हो जाएगा, एंड बाय इज इक्वल टू -2/3 उस साइड जाएगा तो 1/3 प्लस में 2/3 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अपॉन में 1 ले लेंगे हम लोग, तो 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, सिंपल 1 5 जा 5 एंड 3 1 जा 3, और अपॉन में है x/3, तो x/3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3, 3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू सिंपली 2 आ जाती है। एंड देन हमारे पास में बाय 3 और 3 दोनों का एलसीएम 3 आ जाता है, 1 + 2 सिंपली ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 2 कितना हो गया हमारे पास में, 3 हो गया, 3/3 इज इक्वल टू 1। सो बाय की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू तो 2 आई, एंड बाय की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 1। सो दिस इजी, ये एक्स की वैल्यू, ये बाय की वैल्यू, इस तरह से हम लोग एक्स और बाय की वैल्यू निकालते हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज g इज इक्वल टू, दिया है हमारे लिए एक सेट है 7 8, जिसमें एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, h हमारे पास में दिया है 5 4 2, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास में ng कितना होगा, ng आपको पता है, सेट वाली वीडियो आप अगर नहीं देख के आए हैं तो आप देख के आइए। ng हमारे पास में 2 है, और nh यानी कॉर्डिनल नंबर कितना है हमारे h का, 3 है। हमारे लिए फाइंड करना है g क्रॉस h, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। जब g और h का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो g और h को मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले सेट लिखते हैं 7 8 जो g है हमारा, और फिर h को लिखते हैं क्रॉस में, ठीक है, जो 5 4 और 2 जिसके एलिमेंट है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बनाते हैं एक बड़ा सा करली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग 7 के साथ में पहले 5 को रखते हैं, फिर 7 के साथ में हम 4 को रखते हैं, फिर 7 के साथ में हम 2 को रखते हैं, फिर 8 की बारी, 8 के साथ हम 5 को रखते हैं, 8 के साथ हम 4 को रखते हैं, और 8 के साथ हम 2 को रखते हैं। इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब हमारे लिए देखने वाली चीज़ ये है कि g क्रॉस h हमारे पास में ये आ गया। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, याद रखें कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उनमें जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट की तरह काउंट किया जाता है। करली ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब ये एक सेट है, g और h, g क्रॉस h का एक सेट है, जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक एलिमेंट की तरह काम करता है। और इसके अंदर 7 7 8 जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, g और h से लिए गए हैं। अब आगे की बात हम लोग बात करते हैं, तो इसमें अगर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट कितने हैं हमारे पास में, यानी कि n g क्रॉस h अगर मैं देखता हूँ तो मुझे मिलता है कितना, मुझे मिलता है 6। अब
ये जो 6 है, ये 6 क्या है, ये 6 हो सकता है 2 क्रॉस 3, और 2 क्रॉस 3 का मतलब होता है, 2 का मतलब है Ng और 3 का मतलब है NH। तो क्या जो कॉर्डिनल नंबर होते हैं, जो कॉर्डिनल नंबर होते हैं हमारे सेट्स के, क्या वही कॉर्डिनल नंबर उनके प्रोडक्ट का भी होता है? यस, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉर्डिनल नंबर इज इक्वल टू द कॉर्डिनल नंबर ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। खैर, ये तो आपके लिए एक जनरल सी बात हो गई, जो मैंने आपको एक हिंट दी, जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया, बाकी मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सेकेंड थिंग हम लोग बात कर सकते हैं इसके आगे की। अब आपको चाहिए H क्रॉस G। जब आप H क्रॉस G निकालते तो H क्रॉस G निकालने का मैं आपको मल्टीप्लिकेशन तो आपको बता दिया, अब ट्रिक कैसे बताता हूँ। ट्रिक ऐसी होती है कि अगर आपके पास में G क्रॉस H है तो आप H क्रॉस G आसानी से निकाल सकते हो। यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पर G पहले और यहाँ पर G बाद में, H पहले है, H बाद में है। अगर H पहले है यहाँ पर और H यहाँ पर बाद में, तो सीधी सी बात है कि जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि हमने इसको पलटा है यहाँ पर, उसी तरह से आप इनको भी पलट दो। कैसे कि अगर मैं 5 4 2 को पहले लिखूँगा, यानी H वाले को पहले लिखूँगा, इसके बाद किसको लिखूँगा मैं, 7 और 8 को लिखूँगा, तो फाइनली सेट में क्या हो जाएगा, सेट में हो जाएगा कि जैसे कि यहाँ पर 7 5 है, ये 5 7 हो जाएगा, 7 4 है, 4 7 हो जाएगा, 7 2 है, 2 7 हो जाएगा, फिर 8 5 है, 5 8 4 8 एंड 2 8 हो जाएगा। अब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सब के सब एक एलिमेंट होते हैं, और आपके पास में H क्रॉस G के अंदर आपने क्या देखा कि आपने H क्रॉस G निकाल लिया, G क्रॉस H निकाल लिया। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अगर आप H क्रॉस G निकालते हो तो वो भी आपका 6 है, जो कि किसके इक्वल है, जो कि आपके Ng क्रॉस H के इक्वल होता है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल इफ़ ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज। यानी कि आपके पास में अगर मैं H क्रॉस G निकालता हूँ तो वो उसके अंदर जितने सबसेट, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे या फिर सबसेट होंगे, उतने ही सबसेट या एलिमेंट हमारे G क्रॉस H के होते हैं। यानी कि ऑर्डर का फ़र्क सिर्फ इन ऑर्डर्ड पेयर पर पड़ता है, बाकी और किसी पर नहीं पड़ता। यानी H क्रॉस G और G क्रॉस H में 7 8 था तो ये 8 7 हो गया। ठीक है, 7 8 8 से 7 5 5 7 हो गया, 7 4 4 7 हो गया, और यहाँ पर ये जो बाद में लिखा था ये पहले लिख दिया। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट याद रखें, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि H क्रॉस G इज़ नॉट इक्वल टू G क्रॉस H, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर सारे चेंज हो गए हैं। ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। H क्रॉस G इज़ नॉट इक्वल टू G क्रॉस H। तो ये हो गया आपके पास में दूसरा क्वेश्चन। बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपके लिए, दिया है कि आपके एक कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट है। ठीक है, एक कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, और B के एलिमेंट आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। हमें तो पता है कि ऑलवेज एन A क्रॉस B जो होता है उसे हम एन A इंटू एन बी भी लिख सकते हैं। अब हमें एन ए तो दिया हुआ है 3, फिर एन बी कहाँ से निकालें, एन बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो एन बी पर आप बोल सकते हो कि एन बी इज़ इक्वल टू कितना है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो आपके पास 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9। सो फाइनली एन ए क्रॉस बी कितना हो गया, 9 इज़ योर आंसर। दिस इजी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा उसने दिया है a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 4 दिया हुआ है, तो a क्रॉस b तो हम सिंपली बता सकते हैं। अगर हम लोग a क्रॉस b अगर निकालें तो हम लोग a क्रॉस b सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे कि 1 2 क्रॉस 3 4 कैसे निकलेंगे,
सबसे पहले आ जाएगा 1 के साथ में 3 आ जाएगा, 1 के साथ में 4 आ जाएगा, फिर 2 के साथ में 3 आ जाएगा, 2 के साथ में 4 आ जाएगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कितने हैं वन टोटल, एन ए क्रॉस बी कितना है, एन ए क्रॉस बी दिया है हमारे पास में 4 है। हमें ये भी पता है कि अब एन ए क्रॉस बी कितना दिया है, अगर 4 दिया है तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें कितने, हाउ मेनी सबसेट, ठीक है। अब इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं। सबसेट का क्या होता है हमारे पास, सबसेट सिंपल होता है कि इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट मतलब पावर सेट, है ना, पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या हो जाएगा, इसके टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं। तो सबसेट बताने के लिए हम लोग सिंपल सी बात है कि हम लोग लिखते हैं 2⁻⁴ n। n मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, n मतलब कितने एलिमेंट्स हैं। तो सीधी सी बात है कि n का मतलब हमारे पास में यहाँ पर n a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो 2⁻, अगर हम p a क्रॉस b की बात भी करते हैं, क्योंकि यहाँ a का मतलब क्या है p a क्रॉस b, ठीक है, इसको हम लोग कॉर्डिनल नंबर बोल देते हैं। और एलिमेंट नंबर बोलते हैं ना, एलिमेंटल नंबर बोल देते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने सबसेट बनेंगे। तो इसका मतलब कि ए क्रॉस बी का पावर सेट जो होगा वो 2⁻n ए क्रॉस बी होगा, और n ए क्रॉस बी हमें पता है कि 2n ए क्रॉस बी कितना है 4 है, यानी 2⁻4 का मतलब 16 है। अब सर ऐसे तो आपने कुछ भी बता दिया है ना, सेट बना के बताओ आप, ठीक है। उसने भी पूछा क्वेश्चन कि लिस्ट देम, यानी कि बताओ कौन कौन से बनेंगे। बनाने का तरीका बहुत आसान है, कैसे बनाओगे, सीधी सी बात है, आप सिंपल क्या करो, सबसे पहले आप उन्हें लिखना स्टार्ट करो। मैं अब इसके आपको सबसेट बना के बताता हूँ, ठीक है। तो पावर सेट लिखूँगा सबसे पहले ए क्रॉस बी, यानी कि लिस्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, उन सब की लिस्ट बना रहा हूँ जो भी सबसेट हैं। तो लिस्ट बनाने के टाइम पे मैं क्या करूँगा कि पी ए क्रॉस बी मैंने करना स्टार्ट करा। सबसे पहला जो मैं सबसेट लिखूँगा वो मैं लिखूँगा कि 1 and 3, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 1 4, फिर तीसरा क्या होगा 2 3, ठीक है, फिर 2 4, फिर इसके बाद मैं दो दो एलिमेंट लिखने स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले लिखूँगा 1 3 and 1 4, फिर मैं लिखूँगा 1 3 के साथ में 2 3, फिर मैं लिखूँगा 1 3 के साथ में 2 4, फिर मैं लिखूँगा 1 4 के साथ में 2 3, फिर मैं लिखूँगा 1 4 के साथ में 2 4, फिर मैं लिखूँगा 2 3 के साथ में 2 4। अब 2 डिजिट वाले कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 3 वाले। 3 3 वाले जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग लिखेंगे 1 3 1 4 2 3, फिर एक को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं, सपोज मैंने 1 3 को छोड़ दिया, अब की बार हमने किसको छोड़ा था, इसको छोड़ा था, इस बार इसको ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 3 1 4 and 2 4। अभी हम लोग इसको छोड़ चुके हैं, इसको छोड़ चुके हैं, अब इसको छोड़ने की बारी। तो 1 3 2 3 2 4। अब हम इसको भी छोड़ चुके हैं, अब इसकी बारी, तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसको जब हम लोग छोड़ेंगे तो हमारे पास 1 4 2 3 2 4 आएगा। अब क्या 3 3 भी ले चुके, अब किसकी बारी, अब चारों को एक साथ ले लो। चारों को जब साथ में लेंगे तो 1 3
1 4 2 3 2 4, ठीक है। और फाइनली एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोल देते हैं 5। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसेट बनाना बहुत आसान होता है। सबसेट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सारे जितने भी एलिमेंट है सबको सिंगल लिख दो, फिर दो दो के पेयर बनाओ, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। इसके बाद में क्या करो, फिर इसके साथ में इसका बनाओ, आगे आगे जाते रहो, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 3 के पैर, इसको बनाओ इसको छोड़कर, फिर इसको छोड़ दिए एक बार, फिर दूसरी बार में इसको छोड़ो बाकी 3 का बनाओ, फिर इसको छोड़ो बाकी 3 का बनाओ, फिर इसको छोड़ो बाकी 3 का बनाओ, फाइनली चारों का बना दो, ठीक है। और एक तो अपना होता है 5। अब हम काउंटिंग करते हैं, क्या रियल में 16 ही आया, ठीक है। तो देखते हैं, पहला सेट दिख रहा है आपको, 1 2 3, सेट की डेफिनेशन कहाँ से लेते हैं, करली ब्रैकेट से। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. Yes, we are correct. So this is how we find the subset, and very detailed question. I hope you will get the correct answer. Then we'll move on 5th question. बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। बोला है अगर a की वैल्यू -1 1 है तो आप a क्रॉस a यानी कि 3 बार क्रॉस करके बताइए, यानी कि 3 बार क्रॉस यानी a क्रॉस a बताइए क्या होगा। तो पहली चीज़ हम कोई भी 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यानी कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a क्रॉस a। तो a क्रॉस a आपको पता है कि -1 1 को ही क्रॉस करना है, -1 और 1 के साथ में, मतलब क्या हो जाएगा, -1 के साथ एक बार -1 आ जाएगा, फिर -1 के साथ में एक बार 1 आ जाएगा, फिर 1 के साथ -1 आ जाएगा, और फिर वापस से 1 के साथ में 1 आ जाएगा। सो दिस इज़ a क्रॉस a। अब हमें चाहिए a क्रॉस a, यानी कि अब की बार हम a क्रॉस a हमारे पास में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1 -1 -1 1, फिर 1 -1 एंड 1 1। इससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं किसका, -1 और 1 का, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, -1 के साथ में जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा हमारे पास में -1 -1 -1, फिर -1 1, और फिर इसके साथ में -1, फिर 1 -1 और -1, फिर 1 1 और -1। अब किसकी बारी, इसके साथ में इसकी बारी। सबसे पहले -1 -1 और 1, फिर -1 1 और 1, फिर 1 -1 1 1 1 और 1। सो दिस इज़ हाउ वी मल्टीप्लाई। अब आप देख भी सकते हो इसका Na क्रॉस Na कितना होगा, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 8 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 8। योर आंसर इज करेक्ट। देन कम ऑन 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें दिया है कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। बी भी कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। देन आपको बोला है कि x1/2 z1 ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं, तो आपको ए और बी दोनों सेट्स बताने हैं। फिर उसने बोला है कि वेयर x बाय z आर डिस्टिंक्ट। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये लाइन उसने क्यों दे के रखी है, क्या रीज़न है कि उसने ये लाइन दी है, वेयर x बाय z आर डिस्टिंक्ट। x बाय z को डिस्टिंक्ट करना ही पड़ेगा। डिस्टिंक्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बाय z और ये जो x है ये फर्स्ट है, ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले आते हैं। इसका मतलब ये a के अंदर होंगे। अगर a के अंदर होंगे तो इसका मतलब अगर ये तीनों अगर सेम होंगे तो हम
कोई भी दो सेम चीज़ एक सेट के अंदर नहीं लिखते, उनको एक ही बना देते हैं। हमने पढ़ा है सेट की प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, जब भी हम लोग उनको लिखते हैं कि हम करली ब्रैकेट के अंदर दो रिपीटेटिव चीज़ नहीं लिखते, इसलिए उसने बोला डिस्टिंक्ट होंगी तभी हम लोग उनको लिख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, सिंस दीज ऑल आर ऑर्डर्ड पेयर, सिंस x1 by 2 and z1 are ordered pair in A cross B. So x, y and z will belongs to A and 1, 2, 1 will belong to B. किसको बिलोंग करेंगे? B को। बट हमें पता है कि NA इज इक्वल टू 3 है, जो कि अपने आप में किसके इक्वल है? NX बाय Z के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A इज इक्वल टू X बाय Z। सिंपली ये तो 3 बन ही गया। देन बात आती है हमारे इसकी, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है कि करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी दो रिपीटेटिव चीज़ एक साथ नहीं आ सकती, यानी कि 1 1 दो बार है, इसलिए हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू NB, ठीक है। अगर हम इसका n निकालते हैं तो 1 2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, जो कि NB के इक्वल है। तो इसका मतलब कि B के अंदर क्या क्या है, कितने दो एलिमेंट हैं, और 1 2 के अंदर भी दो ही एलिमेंट हैं, इसलिए 1 2 इज इक्वल टू B। तो ये सेट A है और ये सेट B है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द रिलेशन वेरी इजीली। इतना ही ईजी आपके लिए रिलेशन भी होगा, बस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन समझिए और उसको सॉल्व करिए। जितना हो सके नंबर सिस्टम को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाला है। सो टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।